गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। आपने प्रोनाउन के बारे में पहले भी देखा कि प्रोनाउन वो वर्ड रहता है जो नाउन के लिए काम करता है, नाउन के स्थान पर कार्य करता है। एक नाउन के स्थान पर पूरी तरह से काम करने वाला वर्ड वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन के आपने डिफरेंट काइंड्स देखे, जो मेरे लास्ट क्लासेज में आपने पर्सनल प्रोनाउन देखा। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आपने ये देखा था कि जो प्रोनाउन मेनली पर्सन्स के लिए यूज होते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें अब आई, वी, यू, दे, आई के बारे में देखा, यानी पर्सन को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में आपने आई और वी देखा। आई एक सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है, वहीं पर वी एक प्लूरल नंबर को डिनोट करता है। यू जो रहता है यानी फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बात को स्टार्ट करता है। फर्स्ट पर्सन में किसको डिनोट करते हैं? जो उस बात को स्टार्ट करता है, जिससे स्टार्ट करता है वो सेकंड पर्सन रहता है। इसके बाद वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात की जा रही है, उस थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इनमें से कोई भी होगा। तो इस तरह से पर्सन को 3 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं। अब किस तरह से बनेंगे, कैसे यूज करूँगा, वो अभी इस क्लास में देखेंगे। इसके अलावा आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन देखा। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या देखा? यानी जहाँ पर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोला जाता है। कोई है, समथिंग इज, समवन इज देयर, कोई चीज़ है, समथिंग इज देयर। तो जहाँ पर उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, अननोन है, अनिश्चित है, इनडिफाइंड, इंडेफिनिट है, तो उसके लिए मैं एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, और उस इंडेफिनिट प्रोनाउन में अपने पर्सन्स के लिए एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, इन सारे वर्ड्स को देखा। इसी तरह थिंग्स में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। तो जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट करता है तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसकी तरह आपने डेमोन्स्ट्रेटिव देखा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था कि जो किसी पर्सन या थिंग के लिए पॉइंट आउट करता है। ये है, वो, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो किसी पर्सन या थिंग के लिए पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आपने, यानी कि जिन वर्ड्स का, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्वेश्चन करने के लिए, उसके सब्जेक्ट खोजने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, प्रश्न करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आपने हु देखा, हुज देखा, हुम देखा, विच देखा। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी है, और ये इनको रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। इनको मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी यूज करते हैं प्रश्न करने के लिए। तो इस तरह से ये देखा कि जो भी प्रोनाउन रहता है वो किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होता है, किसी भी फील्ड में हो, माने पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने, संकेत करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने उसे डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके नाम से ही काफ़ी हद तक उसके बारे में समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोनाउन होगा और किस तरह के नाउन के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो आज की डेट में, आज की क्लास में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव शब्द, ये इसका जन्म हुआ कहाँ से इस शब्द को, जो भी ग्रामरियन, इन्होंने इसके लिए ये शब्द दिया कहाँ से? तो इसके लिए आपने एक रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक इमेज मिलता है, और वो इमेज उसी ऑब्जेक्ट का सेम रहता है। इसका मीन क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत
ये जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे जब किसी यानी एक ही प्रकार के द सेम पर्सन या द सेम थिंग एक ही प्रकार के व्यक्ति हो या एक ही प्रकार का वस्तु हो, यानी जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो, तो उस कंडीशन में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं उसे बुलाता हूँ, आई कॉल हिम, वह मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। एक का सब्जेक्ट आई तो उसके लिए ऑब्जेक्ट मैंने हिम दे दिया, आई कॉल हिम। इसी को मैं ही कॉल्स मी, सब्जेक्ट मैंने ही बनाया, मी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। तो वहाँ पर जो प्रोनाउन के रूप में एक ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्लेस करूँगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए एक ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। कब? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट रहता है, और जहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, मैं उससे बातें करता हूँ, वह मुझसे बातें करता है, मैं अपने आप से बात करता हूँ। कभी कभी ये स्थिति रहती है कि आप साइलेंटली बैठे हो तो कुछ बातें इस तरीके से माइंड में पैदा होती हैं कि वो खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है, अपने आप से बोलता है। तो आई टॉक माई सेल्फ। यहाँ पर माई सेल्फ क्या है? यहाँ पर माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि खुद का खुद इमेज होगा। तो या इस तरह से समझ लीजिए कि जब दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके पहले मैंने मार्क ये किया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आपने देखा, आई देखा, नॉमिनेटिव केस है, वी देखा, ही देखा, शी देखा, यू देखा, दे देखा, इट देखा। यहाँ पर इस तरह से ये नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में शेल्फ या शेल्व्स इनको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ने से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं शेल्फ और शेल्व्स की बात करूं, शेल्फ का प्लूरल शेल्व्स, जैसा कि आपने नंबर चेंजिंग में पढ़ा होगा कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करता हूं, और जिस सिंगुलर नंबर के नाउन के इंड में एफ या एफ ही या एफ ऐसे करके देता है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो एफ को रिमूव करके इसकी जगह पर वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे आपने वाइफ, जैसे आपने नाइफ, जैसे आपने वॉल्फ, जिनके अंत में एफ लगा, एफ लगा, एफ ही लगा, तो इनका जो प्लूरल कन्वर्ट करते हैं तो एफ को रिमूव करके वी ई एस जोड़ देते हैं, तो वो उसका प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शेल्फ को मैं शेल्व्स, जैसे मैं वाइफ को वाइफ्स, नाइफ को नाइफ्स, वॉल्फ को वॉल्व्स, इसी प्रकार शेल्फ को मैं शेल्व्स इस तरह से लिख देते हैं। तो एक हमारा सिंगुलर नंबर, दूसरा शेल्व्स, इसका प्लूरल नंबर हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की, शेल्फ को मैं एक नाउन के रूप में भी यूज कर लेता हूँ। इसका डिटेल में अभी आपको बताएंगे। शेल्फ को एक नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आई से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो माई सेल्फ रहता है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का अवर शेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, सी का
हरसेल्फ, यू का योर सेल्फ। अगर यही यू अगर प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है तो इसी यू को हम योर सेल्व्स भी लिखते हैं। योर सेल्व्स, दे को देमसेल्व्स, इट को इट सेल्फ। ये सारे के सारे वर्ड्स ये पर्सनल प्रोनाउन से बने हुए हैं और पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स को जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इनका मैं किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे करूँगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ये मेनली क्या रहता है कि जब किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति, सेम पर्सन या सेम थिंग के लिए बोध कराता हो, उसके लिए एक रिलेशन व्यक्त कराए। एक ही पर्सन या एक ही थिंग के लिए जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो, उस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता हूँ। कैसे? जैसे मैंने बोला आई लव माई सेल्फ। यहां पर मैं अपने आप से प्यार करता हूं। ही लव्स हिमसेल्फ, शी लव्स हरसेल्फ, दे लव देमसेल्व्स। यानी जहां पर वो अपने आप के लिए यानी उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन से रिलेटेड हो तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस केस में देखता हूँ, इसे मैं आई लव मी ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह मैं मी यूज नहीं करूँगा। इसका रीज़न क्या रहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको क्या बताता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको ये बताता है कि जब किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन का बोध कराता, एक ही पर्सन के बारे में बताता हो, तो उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हरसेल्फ होता है, दे का देमसेल्व्स होता है। तो आई लव माई सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, सी लव्स हरसेल्फ। अब अगर यहीं पर जब यहां पर मैंने ये दिखाया कि जब पर्सन का किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की ओर इंडिकेट करे तो उस कंडीशन में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा। लेकिन जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स के लिए रिलेशन दिखाए, उसके लिए बोध कराए, तो उस स्थिति में क्या रहता है कि मैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करूंगा तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर एक ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई लव यू, ही लव्स मी। इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि इन दोनों एग्जाम्पल्स का ये दोनों पर्सन डिफरेंट है और जहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पर तो मैं माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस किया है, यहाँ पर मैं यू को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस किया है, यहाँ पर मैंने मी को ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस किया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यू का तो योर सेल्फ रहता है, लेकिन इनका यूज इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस में कब करता हूँ, जब सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन्स को बोध करें, डिफरेंट पर्सन के लिए बोले, तो उस कंडीशन में
यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये दो चीज़ों को मार्क करेंगे कि ये दो चीज़ें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होगा जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन की ओर संकेत करें, एक ही पर्सन का बोध कराता है, एक ही पर्सन के बारे में बोलता है। और अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये डिफरेंट पर्सन्स का बोध कराता है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में से सेलेक्ट करेंगे। तो ये दो बातें इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जब दोनों का सेंटेंस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन के लिए तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा, वहीं पर वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन्स के लिए होगा तो उस स्थिति में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये दो बातें इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद अपने और भी प्रोनाउंस देखे। अभी मैंने आपको इसे काइंड्स के बारे में बताया। जैसे हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउंस रहता है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड दैट कैन बी मेड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इंडेफिनिट के अंतर्गत आपने एवरीवन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ये सारे के सारे वर्ड्स किन क्यों रिलेट करती है? पर्सन्स के लिए करता हूँ। अगर इनमें से ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो उस स्थिति में क्या रहता है कि इनके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रायोरिटी जो होगी वो मैस्कुलिन के लिए करता हूँ। अगर बाय द वे उसमें जेंडर स्पष्ट देता है तब तो मैं वहाँ पर फेमिनिन जेंडर यूज करूँगा। और वैसे मोस्टली हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एवरीवन, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। एवरीवन हर्ट्स हिमसेल्फ, यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये तो सब्जेक्ट की जगह प्लेस है। इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हिमसेल्फ दे दिया। हिमसेल्फ देने का रीजन क्या है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेंडर के केस में यानी जो प्रायोरिटी रहती है वो मैस्कुलिन को दी जाती है। तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में हिमसेल्फ, ये एक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वैसे केस में क्या रहता है कि जो प्रायोरिटी होगी, अगर हमको जेंडर यानी सेक्स का पता मिल जाता है कि ये हमारा फेमिनिन से रिलेटेड है, तो फेमिनिन से रिलेटेड की स्थिति में क्या रहेगा कि मैं एवरीवन के साथ में हरसेल्फ यूज कर लूँगा। अदरवाइज प्रायोरिटी जो होगी वो हिमसेल्फ को होगी। इंडेफिनिट में इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। इंडेफिनिट में आपने एक वन वर्ड भी देखा था। वन वर्ड के केस में क्या था, दिस इज ऑल्सो वन काइंड प्रोनाउन। वन के लिए मैं जो पसीजन सोविंग के लिए वॉन्स लगा देते थे, वहीं पर वन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन से अब करता हूं। यहां पर क्या रहता है, यहां पर वन के केस में उसके जेंडर के बारे में मुझे ज्ञान नहीं होता है, यानी दैट इज कॉमन टू ऑल। और जहां पर उस बात को मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए बोला जाता है, दोनों के लिए सब्जेक्ट का रोल करेगा, तो उस स्थिति में हम इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो वन सेल्फ होगा। लाइक वन हर्ट्स, वन सेल्फ। इस तरह से मैं वन के साथ वन सेल्फ ले लेते हैं। तो ये तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। इसी प्रकार जो मैस्कुलिन से रिलेटेड प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उस कंडीशन में इसके साथ तो
जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। लाइक ही लव्स हिमसेल्फ, शी लव्स। अगर ये फेमिनिन को रिलेट करता है, फेमिनिन जेंडर का रहता है, सब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उस कंडीशन में सी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो हरसेल्फ होगा। तो सी लव्स हरसेल्फ, शी हर्ट्स हरसेल्फ, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यानी मास्कुलिन होगा तो हिमसेल्फ और फेमिनिन होगा तो हरसेल्फ। इसके बाद जो न्यूटर जेंडर रहता है, न्यूटर जेंडर अब वो भी एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। आपने बेबी चाइल्ड और इन्फेंट देखा, तो बेबी चाइल्ड इन्फेंट जिनके जेंडर का हमको ज्ञान नहीं होता है और इनको मैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो जिनके जेंडर का हमको ज्ञान नहीं होता है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो इनके साथ जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होगा। कैसे? जैसे द बेबी क्राइड इटसेल्फ। यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल में देख रहा हूं कि इस एग्जाम्पल में बेबी इज वन काइंड न्यूटर जेंडर। अगर न्यूटर जेंडर से रिलेटेड किसी नाउन को मैं सब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूं और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत बेबी चाइल्ड इन्फेंट जिनके सेक्स का हमको पता नहीं है, उस स्थिति में इसके साथ जो प्रोनाउन यूज करूंगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होगा। जैसे आपने प्रोनाउन के रूप में अगर पर्सनल से लेते हैं तो इट करता हूं, क्योंकि इट वाले में से इट, इट्स, इट और इटसेल्फ करता हूं, तो इटसेल्फ हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो उस कंडीशन में इसके साथ इटसेल्फ लेता हूं। इसी प्रकार कुछ हमारे कॉमन नाउन्स रहते हैं। कॉमन नाउन्स के रूप में आपने डॉक्टर देखा, आपने इंजीनियर देखा, आपने टीचर देखा, तो ये हमारे कॉमन नाउन के सब्जेक्ट्स हैं, एक नाउन के रूप में कार्य करते हैं। इनके जेंडर स्पष्ट नहीं होते। अब जब इनके जेंडर स्पष्ट नहीं होते तो प्रायोरिटी किसको रहेगी? प्रायोरिटी मैस्कुलिन को जाती है, प्रायोरिटी मैस्कुलिन को जाती है। द डॉक्टर हर्ट्स हिमसेल्फ। लेकिन अगर उस कॉमन जेंडर के सेक्स का पता चल जाता है, उसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है कि ये हमारा फेमिनिन है, तब मैं उस स्थिति में हिमसेल्फ ना लगाकर हरसेल्फ का यूज करूँगा। तो इस तरह से जो हमारा कॉमन जेंडर एक कॉमन नाउन का सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में, तब उसके साथ प्रायोरिटी मैस्कुलिन के लिए, लेकिन अगर उसके जेंडर का पता चलता है तो उस स्थिति में उसके लिए फेमिनिन जेंडर। इस तरह से मैं इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेता हूँ। आगे देखेंगे, ये देखता हूँ पहली चीज कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जनरली मैंने आपसे कोई इस तरीके से सवाल करता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पर जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो उस कंडीशन में बोलता है कि माई सेल्फ इज। यहाँ पर मैं इस तरीके से बोलूँ, माई सेल्फ इज, माई सेल्फ इज विश्वंबर सिंह। यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से बोलता हूँ तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। वाई? इसके अंदर मैंने ये देखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है, बोलने को इनफॉर्मल हम लोग स्पोकन इंग्लिश में आपस में इस तरीके से बोल देता हूँ, बट
अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। वाई? क्यों कि किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए वर्ब का सब्जेक्ट है मासिव, तो इसका मीन क्या है? अगर मैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखता हूँ तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। इसको हमको बोलना क्या चाहिए था? यहाँ पर मैंने बोला कि माई सेल्फ इज मिस्टर विशंबर सिंह। अब मुझे ये बोलना चाहिए था आई एम मिस्टर विशंबर सिंह। तो किसी ये गलती नहीं करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल नहीं करता है। इसके बारे में आपने देखा था कि इसका यूज तो मैं नाउन के लिए करता हूं, और नाउन के बारे में आपने ये देखा था कि नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का रोल कर लेता है। नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल कर लेता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसी तरह उसी नाउन को या प्रोनाउन को जो उसके स्थान पर यूज होने वाला वर्ड है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। लेकिन माई सेल्फ दिस इज ऑल्सो वन काइंड प्रोनाउन, बट दिस कांट बी मेड अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको मैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते। तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। ये मैं इनफॉर्मल इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोल देता हूँ, एक स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर देखता हूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप ये देखेंगे, आपने फ्रेजल देखा। जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का किसी भी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के फॉर्म में यह दिया जाता है, सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एक फ्रेजल वर्ब को बनाता है। अगर ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के फॉर्म में देता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ों पर अटेंशन रखेंगे कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, एक ही व्यक्ति के लिए संकेत करते, एक ही व्यक्ति के लिए बताते हैं, तो उस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। यानी उस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कब? जब किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ऐसा दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब का और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करता है, एक ही व्यक्ति के बारे में बताता है, तब उस कंडीशन में प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कैसे? सी एग्जाम्पल, यहां पर मैं इस सेंटेंस में देख रहा हूं, माई फादर मस्ट लुक आफ्टर हिमसेल्फ। यहां पर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ दिया। हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव है। ये यहां पर एक प्रीपोजिशन आफ्टर, इसका एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव है। इसके बारे में मैंने ये बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया हो, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया है, सब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, ध्यान देने की चीज है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए हमको मेनली ध्यान क्या रखना है? वो ध्यान ये रखना है कि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करें।
एक ही व्यक्ति का बोध कराए। अगर वो डिफरेंट पर्सन है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जब डिफरेंट पर्सन्स के लिए वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की ओर इंडिकेट कराता है तब उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन अगर ऐसा करके देता है तब उस कंडीशन में प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होगा। इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिएगा इसी का, लाइक आई ऑफन, यहां पर देखिए एग्जाम्पल में आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ। कभी जब मैं अकेला बैठता हूं तो मैं अपने आप से बात करता हूं। मैं अक्सर अपने आप से बात करता हूं। यहां पर टू क्या है? एक प्रीपोजिशन। टॉक क्या है? एक वर्ब। तो ये वर्ब मतलब प्रीपोजिशन इसका फॉर्म है। अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का फॉर्म देता है, वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तब उस कंडीशन में प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन यूज करूंगा वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ, माई सेल्फ आई का एक रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए कि जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का बोध कराता है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं भी करते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, लेकिन इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यानी प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं, अभी आपने ये बोला कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का बोध कराता है तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन कब? वहां भी एक कंडीशन लगा है, अगर प्रीपोजिशन से प्लेस का ज्ञान होता है। ध्यान रखेंगे, अगर प्रीपोजिशन से प्लेस का ज्ञान होता है तब उस कंडीशन में भले ही वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को बोध कराता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। कैसे? जैसे इस तरह से यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, वी पुट द बेबी बिटवीन आवर चेयर्स। अब यहां पर मैंने वी का रिफ्लेक्सिव आवर चेयर्स, यहां पर मैंने इसे फॉल्स कर दिया, रॉन्ग कर दिया। अभी मैंने बोला कि जब दोनों का यानी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति का इंडिकेट कराता है, अगर उससे उस प्रीपोजिशन से प्लेस का ज्ञान होता है तब उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे? इसको मुझे लिखना चाहिए, वी पुट द बेबी बिटवीन अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इन दोनों में विशेष आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रीपोजिशन से प्लेस का इंडिकेशन होता है तब मैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करूंगा।
प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर ऐसा नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लाइक आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें क्या है, जब दोनों वर्ब का वर्बल प्रीपोजिशन ऐसा हमको किसी सेंटेंस में देता है, वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यदि डिफरेंट पर्सन्स के लिए बोध कराता है, यहाँ पर तो सेम पर्सन सेम थिंग, लेकिन जब डिफरेंट पर्सन्स का बोध कराता है तब उस कंडीशन में क्या रहता है, उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव किया वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब का सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति को, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को, तब उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे? द प्रिंसिपल, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिएगा, अमंग एक प्रीपोजिशन, देम एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ब का सब्जेक्ट प्रिंसिपल, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम। ऐसा मैं कब यूज करता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज करूँगा, जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज हो। तो जब डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज करेंगे तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आपने ये देखा कि शेल्फ और शेल्फ्स, शेल्फ और शेल्फ्स, शेल्फ का यूज, शेल्फ का प्लूरल शेल्फ्स, शेल्फ को एक नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। शेल्फ का यूजिंग सेंटेंस में एक नाउन के रूप में भी यूज, नाउन के रूप में भी होता है। नाउन के बारे में हमने क्या देखा, नाउन कैन बी मेड सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन कैन बी मेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन कैन बी मेड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इफ शेल्फ एक्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इट मीन्स शेल्फ को मैं एक नाउन के तरीके से भी यूज करूंगा। कैसे? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, ये बट एक प्रीपोजिशन की तरह, ये केयर्स नथिंग, कुछ नहीं परवाह करता है, ही केयर्स नथिंग बट शेल्फ, यानी सिवाय अपने वो कुछ भी परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने शेल्फ को एक नाउन के रूप में, तो इस तरह से मैंने, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस मेनली आपको ध्यान क्या देना है कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, तब उस कंडीशन में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। बाकी हमको कुछ नहीं ध्यान देना है, सीधा सीधा बस इतनी बात पर, अगर ये डिफरेंट पर्सन्स के लिए जाता है तब उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव का नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इतनी सारी जो भी इससे रिलेटेड कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। हालांकि रिफ्लेक्सिव में गलतियां होती हैं और उन गलतियों के लिए हम मेनली इस बात पर ध्यान रखेंगे कि वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट ये सेम पर्सन के लिए या डिफरेंट पर्सन्स के लिए, और बाकी ये कंडीशंस रहती हैं इन कंडीशन में, और ये पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। इनका नेक्स्ट वर्जन जो होगा वो इन्फेटिव होगा,
इसको हिंदी में निजवाचक बोला जाता है। वहीं पर इम्फेटिक ये किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रेशराइज, उसको यानी हिंदी में इसको दृढ़ता सूचक, उसको और पावरफुल बनाने के लिए इसी रिफ्लेक्सिव को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए हम इम्फेटिक यूज करते हैं। अब इम्फेटिक का यूज किस तरीके से करते हैं ये आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक किस तरह से बनता है। जो भी आपको इस क्लास में बताया गया इससे रिलेटेड अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगता है तो आप हमको कमेंट करके बताएं। ओके बाय।